नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसको हमने नाम दिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसी में ये लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो है वो टॉर्क पे है। टॉर्क जिसे हम एक सिंबल है जिसे टाउ कहते हैं, ठीक है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो बल आघूर्ण, ठीक है, ये बल आघूर्ण कहलाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब किसी रोटेशनल एक्सिस से, हम लोगों ने रोटेशनल एक्सिस के बारे में समझा है, ठीक है, जब किसी रोटेशनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट उस रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ मूव करता है तो फोर्स कंटिन्यूअस हर एक पॉइंट पे बदलता रहता है, और जब बदलता रहता है तो उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्लियर? मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है। टॉर्क या फिर इसी टॉर्क को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। सो torque or moment of force is defined as the product of force and perpendicular distance. ओके, तो ये तो मैथमेटिकल तरीके से हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा, ठीक है। और इस टॉर्क को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है टाउ। नाउ इस टॉर्क को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार से टर्निंग इफेक्ट है। जैसे हम लोग अपने घरों में अगर आपसे बात करें तो ये फिक्स एक्सिस होता है और यहाँ से कोई डोर, दरवाजा, ठीक है, जो कि हम लोगों के घर में लगा हुआ होता है, ये डोर है। आप जब इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप इधर यहाँ पर हैंडल लगाया होता है, ठीक है, आप इसको खींचते हैं या फिर इसको धक्का देते हैं तो ये जो फिक्स एक्सिस है इसी के चारों तरफ ये दरवाजा क्या करता है? घूमता है, इधर या फिर इधर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये टॉर्क काम करता है। दिस इज द फिक्स एक्सिस एंड अबाउट दिस फिक्स एक्सिस दिस सिस्टम रोटेट्स अराउंड दिस। सो टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क एक प्रकार से क्या है? टर्निंग इफेक्ट है। किसका? फोर्स का, ठीक है। फोर्स का क्या है? टर्निंग इफेक्ट। जब फोर्स लगता है तो क्या होता है? एक इफेक्ट जनरेट होता है टर्निंग का। जैसे आप अपने पेन के कैप को खोलते हैं, ठीक है, तो आप घुमाते हैं तो ये जो घुमाने का प्रक्रिया हुआ, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, दो फोर्स जहां पर लगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स, और उसके कारण जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। सपोज दैट आप अपने घर में पानी के बोतल या फिर कोई भी प्रकार का बोतल के कैप को ओपन करते हैं, ठीक है, तो बोतल के कैप को जैसे ही आप ओपन कर, सपोज दैट ये बोतल है तो इसके कैप को जब आप ओपन करते तो खोलते ऐसे घुमाते हैं तो ये घुमाने से क्या होगा? ये बोतल का जो कैप है ये बाहर की तरफ खुलेगा, तो आप घुमा रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं और इसके कारण इफेक्ट हो रहा है। इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है अपवर्ड की दिशा में, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड की दिशा में काम कर रहा है। तो जब फोर्स लगता हो और उसके कारण इफेक्ट जनरेट हो, टर्निंग इफेक्ट, देन दैट टर्निंग इफेक्ट इज ड्यू टू द टॉर्क,
ओके, सो एक इसका डेफिनेशन तो ये हो गया, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, एंड अनदर डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क इज हियर, आई एम जस्ट राइटिंग टॉर्क, you can write here also. Torque is also defined as the turning effect. Okay, now the turning effect of a force, किसके अराउंड, तो अराउंड द एक्सिस, फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, is simply known as moment of force, is called moment of force या फिर टॉर्क, किसके कारण, ड्यू टू द फोर्स, टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, टॉर्क के कारण फोर्स। तो आप दोनों डेफिनेशन याद रख सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके, नाउ अब इसके एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट, आपको इतना ही याद रखना है, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसके अबाउट, तो अबाउट द रोटेशन, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस कह सकते हैं। सो इट्स एक्सप्रेशन, okay, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल का नाम है टाउ। सो लेट अस एज्यूम ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पर एक पार्टिकल है दिस वन और ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस अगर हम बात करें, ठीक है, दिस वन, दिस इज द डिस्टेंस, दिस वन इज द डिस्टेंस, इसको हम लोग आर कह लेते हैं, और ये घूम रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा, हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है, ठीक है, और उसमें देखा था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस सर्कुलर मोशन में उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तभी वो सर्कुलर पाथ को बनाए रख सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट को, पॉइंट P, दैट इज, एंड दिस एक्सिस इज y डैश, तो इसके चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पर हम लोग फोर्स के बारे में बात करें तो इधर फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, ठीक है, दिस वन, दिस इज द फोर्स, और दिस फोर्स इज दिस पाथ, इस पाथ से इसका एंगल है थीटा, थीटा पाथ पर ये जो है थीटा एंगल पर ये फोर्स लगा रहा है और पार्टिकल इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है, तो फोर्स तो हमारा F है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है, लेकिन
इससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। सपोज दैट ये फोर्स F है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा आपका हॉरिजेंटली रिजॉल्व हो गया, जिसको हम लोग F cos थीटा कहते हैं, और एक जो है वर्टिकली इधर ऊपर की दिशा में जो हो जाएगा F sin थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को तोड़ेंगे तो एक तो हमारा जो है वो इधर टूट जाएगा, ये फोर्स जो हो जाएगा F cos थीटा, और दूसरा इसके ऊपर ये टूट जाएगा, दिस वन। ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो एक इधर टूट जाएगा, एक इधर टूट जाएगा। दिस वन इज द F sin थीटा। ओके, सो दिस फोर्स and this is the perpendicular distance. This force and this perpendicular distance both are when multiplied, the magnitude of this will give you value of torque. Okay, say according to the definition. Okay, now here according to the definition ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर्स देखिए दिस वन F sin थीटा। ठीक है, इस वाले को लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए आपके मन में सवाल होगा सर F cos थीटा क्यों नहीं लेंगे, तो हमको फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व किए, एक ये फोर्स कंपोनेंट में टूट गया, एक ये कंपोनेंट में टूट गया, तो अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर इस फोर्स से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों क्या है, अलोंग है, एक दिशा में। इसलिए हम इस फोर्स को नहीं लेंगे। ठीक है, हम इस फोर्स को लेंगे तभी इस फोर्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर। ओके, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये फोर्स और ये आर परपेंडिकुलर तो है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो होगा ये नेग्लेक्ट कर जाएगा, नेग्लेक्टेड। ठीक है, हमको इसको लेकर के चलना है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, दिस इज द F sin थीटा। सो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा आपका F और sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि R। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो R F टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन टॉर्क इक्वल टू R F और sin थीटा। क्लियर, हम अपने मन से अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई कर दे, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू R F sin थीटा इंटू 1, और वेक्टर के फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो दिस वन R F sin थीटा, और ये हो जाएगा n यूनिट वेक्टर। अगर सबको वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन, R के ऊपर भी वेक्टर का साइन, F के ऊपर भी वेक्टर का साइन, और 1 को हम वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, n कैप यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा कि यदि A
बी साइन थीटा और एन कैप हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर उल्टे भाषा में कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसी तरह से अगर ए बी कॉस थीटा होता है तो हम इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको याद होगा। ठीक है, उसी आइडेंटिटी को यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं। आप इसको मैच कीजिए इससे, देखिए ये हो गया आर वेक्टर, ये एफ है, ये साइन थीटा, ठीक है, एन कैप है। इन सभी को अगर हम हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ले आना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। सो टाउ यानी कि टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स। ओके, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। दिस इज द स्केलर फॉर्म। आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज द स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म है एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो ये एक्सप्रेशन है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका अपना फिक्स मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डायरेक्शन जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी में जब हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बताए थे आप लोगों को कि ये ए है, ये क्या है, बी है। यदि ए क्रॉस बी करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, यानी इधर रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। और इसके लिए याद रखने का हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि यदि ये फिंगर आपको वेक्टर ए बता रहा है और पाम आपका वेक्टर बी बता रहा है, तो ए से जब बी की तरफ हम आएंगे, ये ए की से बी की तरफ, तो जो हमारा थंब है, ठीक है, थंब वो डायरेक्शन बताएगा किसका, रिजल्टेंट का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। एक इस फिंगर को आप मानेंगे आर, इस पाम को मान लेंगे आप एफ, और जब आर क्रॉस एफ करेंगे तो थंब जो इंडिकेट करेगा अपवर्ड की दिशा में, वो हो जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन। सो वेक्टर फॉर्म में जब टॉर्क हम लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे, और वेक्टर है तो इसका फिक्स मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन किधर काम करेगा, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स। तो चलिए नोट में हम लोग कुछ दो चार बात इसके लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नोट, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इसके यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, तो दो यूनिट होता है। हम लोग एक एसआई, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में टॉर्क के लिए देखिए, टॉर्क इक्वल टू आर और एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर ये तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किस में, मीटर में, और ये फोर्स है तो इसको मेजर करते हैं किस में, न्यूटन में। तो मिली न्यूटन ये ऐसा रीड हो जाएगा, एम को पहले नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। ओके,
तो न्यूटन मीटर। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सिंबल एन एम लिखेंगे। दिस इज द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ द टॉर्क। ये टॉर्क का हो गया यूनिट, न्यूटन मीटर। सीजीएस में जस्ट इसी से आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, कि इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम it is measured by डाइन और सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया यूनिट के बारे में। दूसरा पॉइंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नंबर 2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉर्क का? चूंकि टॉर्क इक्वल टू आप जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या? आर क्रॉस एफ। आर जो है वो डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0 और फोर्स m1 L1 T-2। सबको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 L2 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये। इसको अगर 1 नहीं भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ML2 T-2, दिस वन, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अब आपको ये टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मिलता जुलता नजर आ रहा होगा एनर्जी से, ठीक है। आप अगर याद करें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी वहां पर डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए L लिखते हैं और फोर्स के लिए तो m1 L1 T-2 लिखते हैं। तो जो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, ओके। या ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो टॉर्क का होता है, ठीक है। सो कभी कभी इस डायमेंशनल फॉर्मूला की वजह से टॉर्क का जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो भी लिखा जाता है वर्क के फॉर्म में। और वर्क के फॉर्म में जो लिखा जाता है उस समय इसका यूनिट जो है दिस वन, जनरली, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये जो बताया गया है एसआई सिस्टम वो, और ये डाइन सेंटीमीटर, ओके। इसी को आप लोगों को ध्यान रखना है ये। तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट वेक्टर के लिए, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन। नंबर 3rd पॉइंट कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? r और फोर्स F था, ठीक है। यानी कि अगर हम इधर बात करें इस ओर,
अगर इधर आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इधर फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, तो ऊपर की दिशा में यानी कि ये जो पार्ट होगा दिस वन इज द टॉर्क, ये टॉर्क होगा और टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ठीक है, दिस वन। नाउ इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग टॉर्क के बारे में और क्या क्या और कहाँ कहाँ पर देखते हैं। क्या तो थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ और साइन थीटा होता है। टॉर्क का वैल्यू इस थीटा पर निर्भर करेगा। यदि एक केस हो जाए कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री, देन टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ और साइन 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉर्क इक्वल टू आर एफ और साइन 0 यानी कि 0 और कुल मिलाकर के 0, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में जो टॉर्क है वो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क कब होता है, जब थीटा का मान 0 हो जाए। और थीटा का मान 0 हो जाए तो उस समय फोर्स 0 हो जाएगा, और फोर्स 0 हो जाएगा तो फिर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 और कुल मिलाकर के टॉर्क 0। यदि थीटा का मान जो है बी नंबर ऑप्शन में कि यदि थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, देन टॉर्क इक्वल टू आर एफ और साइन 0 डिग्री के जगह पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और इस बेसिस पर हम जानते हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ आएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि टॉर्क जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, थीटा पर भी। और जब थीटा पर निर्भर करता है तो यदि टॉर्क जो है यदि थीटा 0 हो तो टॉर्क मिनिमम होगा, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, और रोटेशन को भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, यदि रोटेशन जो है आर से एफ की तरफ हो, आर से एफ की तरफ, तो हमको पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा। आर की एफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। अगर कोई चीज़ इधर से इधर घूम रहा है, मान लो ऐसा है डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, तो अगर आर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, आर और एफ ये किधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसी में थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि जो मोशन है, ठीक है, टर्निंग जो है वो क्लॉकवाइज है, इधर से इधर है। क्लॉकवाइज मतलब ये और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये इधर से घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इधर से घूम रहा है। तो यदि क्लॉकवाइज हो रोटेशन, ठीक है, तो जो टॉर्क मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है,
अगर इधर ये तो आप वेक्टर में क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है तो थोड़ा ये सब भी ध्यान रखना है कि टॉर्क नेगेटिव कब होगा, टॉर्क पॉजिटिव कब होगा। जब रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज हो तो टॉर्क नेगेटिव होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क पॉजिटिव होगा। आप इसको अच्छे से घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बोतल है तो इसको आप खोलेंगे तो आप इसको कैसे घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इधर खोल तो ये पॉजिटिव होगा, ये ढक्कन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव टॉर्क। और यदि आप इसको इधर से घुमाएंगे, इधर क्लॉकवाइज बोतल के कैप को इधर घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा मतलब नेगेटिव टॉर्क है, ठीक है। बस सिंपल ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहला सिस्टम, एसआई सिस्टम यूनिट और सीजीएस सिस्टम यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, टॉर्क, और फिर इसके कुछ स्पेशल कंडीशन थे कि यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तो ख़त्म हो गया इस टॉपिक में, अब तो कुछ है नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन का, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा और टॉपिक जो है इसका एप्लीकेशन, कि टॉर्क हम लोग कहाँ कहाँ पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील करते हैं। तो मैंने जैसे अभी बोतल का एग्जांपल दिया, बोतल कैप, ठीक है। तो वो सब भी कुछ कुछ है। और कभी कभी हम लोग अपने घरों में प्लास वगैरह से, पैचकस वगैरह से कुछ नट वगैरह खोलते हैं, स्क्रू खोलते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है। या फिर कभी कभी जो है रेंच के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ यूज लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्क, ठीक है। दिस वन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क के कुछ एग्जाम्पल्स है, कहाँ कहाँ पर हम लोग टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हैंडल होता है, ठीक है, जनरली हैंडल ऑफ द पंप कहिए, ठीक है, उसको लॉन्ग बनाया जाता है। तो पहला लिख देते हैं, द हैंडल ऑफ हैंड पंप इज केप्ट लॉन्ग। हैंड जो पंप होता है उसके हैंडल को लंबा बनाया जाता है ताकि आसानी से हम अधिक से अधिक फोर्स लगा सके, ठीक है, और पंप को स्टार्ट कर सके। इसी तरह से आप देखेंगे जो भी स्क्रू ड्राइवर होता है उसके हैंडल को मजबूत बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है ताकि आप फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ, ठीक है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है, द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर जो नट बोल्ट कसने वाला होता है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर इज टेकन थिक, उसको मोटा बना दिया जाता है। तीसरा, द आर्म ऑफ रेंच
used for opening the टैप। कोई भी टैप को, ढक्कन को खोलने के लिए, ठीक है, या नल वगैरह को खोलने के लिए जो रेंच यूज करते हैं, ठीक है, तो उस रेंच का जो आर्म होता है, ठीक है, पकड़ने वाला, ठीक है, वो लंबा बनाया जाता है, ठीक है। टैप इज केप्ट लॉन्ग। आप देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप का एक रेंच होता है, और ये उसका हैंडल होता है, ठीक है, और इसको ये बनाया जाता है लंबा, ताकि जब इसको पकड़े हम और इसको घुमाएं, ठीक है, तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो, टॉर्क जनरेट हो, और टॉर्क जनरेट होगा तो आसानी से जो टैप है या फिर जो बोल्ट है, ठीक है, वो खुल सके। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, और उन टॉपिक से कुछ कुछ कंसेप्ट भी है, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।